हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का शीत युद्ध का दौर, जिस चैप्टर का नाम है, जो कि समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक से पहला चैप्टर है। तो उसके पिछले क्लास में मैंने उसके नोट्स पढ़ा दिए थे आपको, और अब इस क्लास में प्रश्न उत्तर हल करवाऊंगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है क है इसमें, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। ख है, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। ग है, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। और घ है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो इसमें चौथा जो था वो गलत है, इसमें घ गलत है, अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, यह कथन बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। क है, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। ख है, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इंकार करना। ग है, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। घ है, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें उत्तर है, जो कथन गलत है वह है ग, अर्थात वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, यह बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। पहला कथन है, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्रों में महाशक्तियों व सैन्य अड्डे स्थापित करने के लिए स्थान देना जरूरी था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ख है, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था, यह भी बिल्कुल सही है। ग है, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था, यह कथन भी बिल्कुल सही है। घ है, महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, यह कथन बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है, प्रत्येक के सामने लिखें कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा था। क है पोलैंड, ख है फ्रांस, ग है जापान, घ नाइजीरिया, ड़ है उत्तरी कोरिया और च है श्रीलंका। इसका उत्तर नेक्स्ट पृष्ठ पे है। उसका उत्तर है, पोलैंड जुड़ा हुआ था साम्यवादी गुट अर्थात सोवियत संघ के साथ। फ्रांस जुड़ा हुआ था पूंजीवादी गुट से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। जापान था पूंजीवादी गुट अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ग है नाइजीरिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित था। उत्तरी कोरिया साम्यवादी गुट अर्थात सोवियत संघ के साथ था, और श्रीलंका गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 5 है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण क्या थे। उत्तर है, शीत युद्ध से हथियारों की और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई थी। हथियारों की होड़ से अभिप्राय यह है कि पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दूसरी तरफ हथियारों पर नियंत्रण से अभिप्राय यह है कि दोनों गुट यह सोचते थे कि यदि दोनों गुटों में युद्ध होता है तो दोनों गुटों को ही अत्यधिक हानि होगी और दोनों गुटों में से कोई भी विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा। क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु हथियार थे, इस कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। 3 कारण बताएंगे। उत्तर है, महाशक्तियां निम्न कारणों से छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी। पहला है, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए रखती थी क्योंकि इन देशों से वे अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके।
दूसरा है महाशक्तियां छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश की जासूसी करते थे। तीसरा है छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। चौथा है महाशक्तियां आसानी से छोटे देशों पर अपना वर्चस्व कायम करती थी। प्रश्न नंबर 7 है कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दें। उत्तर है शीत युद्ध के विषय में यह कहा जाता है कि इसका विचारधारा से अधिक संबंध नहीं था, बल्कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था। परंतु इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि दोनों ही गुटों में विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव था। पूंजीवादी विचारधारा के लगभग सभी देश अमेरिका के गुट में शामिल थे, जबकि साम्यवादी विचारधारा वाले सभी देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे, जिससे विपरीत विचारधारा वाले देशों में निरंतर आशंका, संदेह और भय पाया जाता था। परंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन से एक विचारधारा का पतन हो गया और इसके साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 8 है शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? उत्तर है शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखा। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत ने सदैव दोनों गुटों में पैदा हुए मतभेदों को कम करने के लिए प्रयास किया, जिसके कारण ये मतभेद व्यापक युद्ध का रूप धारण न कर सके। अब भारत की अमेरिका के प्रति विदेश नीति। भारत और अमेरिका में बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। अच्छे संबंध न होने का महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया है। अमेरिका ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया और पाकिस्तान को सैनिक सहायता भी दी। बांग्लादेश के मामले पर अमेरिका ने भारत के विरुद्ध 7वां समुद्री बेड़ा भेजने की कोशिश की। 1981 में अमेरिका ने भारत की भावनाओं की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार दिए और 2 जून 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका गए तो संबंध में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। जनवरी 1989 में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने, परंतु उनकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। भारत की सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति। भारत के सोवियत संघ के साथ शुरुआत में तनावपूर्ण संबंध रहे, परंतु जैसे जैसे भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति स्पष्ट होती गई, वैसे वैसे दोनों देश एक दूसरे के समीप आते गए और 1960 के बाद भारत और सोवियत संघ के अच्छे संबंध रहे हैं। 9 अगस्त 1971 में भारत को और सोवियत संघ के बीच शांति, मैत्री और सहयोग की संधि हुई। यह संधि 20 वर्षीय थी। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के देशों में यात्रा करने लगे, जिससे दोनों देशों के गहरे संबंध स्थापित हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक संबंध बढ़ाने के कई समझौते हुए। 9 अगस्त 1991 को 20 वर्षीय संधि 15 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई, परंतु 1991 में सोवियत संघ का तेजी से विघटन हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत का सोवियत संघ के प्रति रवैया बिल्कुल नरम था और उसके प्रति जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे वे सब अच्छे थे। प्रश्न नंबर 9 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपनी शिखर पर था, तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब शीत युद्ध चरम सीमा पर था, तब विश्व में एक नई धारणा ने जन्म लिया, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से अभिप्राय किसी भी गुट में शामिल न होना गुटनिरपेक्ष कहलाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश विकासशील एवं नव स्वतंत्र देश शामिल थे। देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि वे अपने अपने देश का स्वतंत्र पूर्वक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास चाहते थे। यदि वे किसी भी गुट में शामिल हो जाते तो वे अपने देश का स्वतंत्रता पूर्वक विकास नहीं कर सकते थे, परंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनकर उन्होंने दोनों गुटों से आर्थिक मदद स्वीकार करके अपने देश के विकास को आगे बढ़ाया। यदि एक गुट किसी विकासशील या नव स्वतंत्रता प्राप्त देशों को दबाने का प्रयास करता था, तो दूसरा गुट उसकी रक्षा के लिए आ जाता था तथा उसे हर तरह की मदद प्रदान करता था। इसलिए
ये देश अपना विकास बिना रोक टोक के करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं और अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। उत्तर है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में नव स्वतंत्र राष्ट्रों को महाशक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए आरंभ हुआ। इन आंदोलनों का उद्देश्य शक्ति गुटों से दूर रहकर अपने देश की पहचान एवं अस्तित्व बनाए रखना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ शीत युद्ध काल से ही आरंभ हुआ। वर्तमान समय में शक्ति गुट समाप्त हो चुका है और अमेरिका ही एक महाशक्ति देश रह गया है। संसार एक ध्रुवीय हो चुका है। फरवरी 1922 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मिश्र ने कहा था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। परंतु उपरोक्त विवरण के आधार पर न तो यह कहना उचित होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है और न ही यह कहा जा सकता कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औचित्य निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। पहला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा है, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति एवं मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। तीसरा है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त करवाने के लिए भी इसका औचित्य है। पांचवा है, अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक समानता जैसी समस्याओं के समूल नाश के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। छठा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लोकतांत्रिक स्वरूप इसकी सार्थकता को प्रकट करता है। सातवां है, गुटनिरपेक्ष देशों का आज भी इस आंदोलन के सिद्धांतों में विश्वास एवं इसके प्रति निष्ठा इसके महत्व को बनाए हुए है। अतः यह कहना कि वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है, इसे समाप्त कर देना चाहिए, यह बिल्कुल ही गलत है। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।